महान जैन न्याय शास्त्र में तृतीय अध्याय में अंतिम सूत्र की ओर है। पूर्व में कहा शब्द अर्थ के वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति उसके संकेत के बसे स्पष्ट रूप से पहले कहे शब्दादि वस्तु का ज्ञान कराने में कारण बनते हैं। अब फिर आपने दो शब्द का प्रयोग किया था कि लिखित आगम अलिखित आगम, निबद्ध आगम अनुबद्ध आगम। जो लिखा हुआ है वो निबद्ध है और लिखा नहीं गया है, मुख से बताया गया वो अनुबद्ध है। जैसे मंगल की विधि की निबद्ध मंगल अनुबद्ध मंगल, तो जैसे आपने लिख कर के मंगलाचरण किया वो निबद्ध मंगल है और बिना लिखे जयतु नमो जिनाणम अनुबद्ध मंगल। आप क्या कर रहे हो इस दृष्टि से व्याख्या कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा, आपने कहा, माना कि कहीं भी नहीं लिखा, आपने बोल दिया सुपार्श्वनाथ भगवान की जय हो, अनुबद्ध मंगल हो गया, कहीं नहीं लिखा। बहुत सारी रचना आप स्वयं करना जानते हो, ठीक है, स्वयं करना जानते हो। बहुत सारे आपके चिंतन कई छंद बन जाते पर लिख नहीं पाते, बने और चले गए। कितने आंसू कवि रहते भाई, सामने खड़े खड़े कविता बनाते जाते हैं और बोलते चले जाते हैं। बोलते लिख नहीं पाए पर बोलते चले जा रहे हैं, कविता बनाते चले जा रहे हैं, तो होता है। और लिखने के बाद याद नहीं रहता है, लिख के तुमने इतना बड़ा ग्रंथ बना के रख लिया है। आइए, यथा मेरवादिया संति, अब सुनिए, मतलब सामान्य कथन दिख रहा है पर चिंतकों के चिंतन देखो आप, वे बाह्यार्थ को नहीं समझ पा रहे थे, उनको समझा रहे हैं। बाह्यार्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। यथा मेरवादी, ऐसा कहा, यथा मेरवादी, ओह बालको, यथा मेरवादी, तो क्या झलका तुमको? बाल्टी, टोकनी, लोटा, डंडा, तो क्या दिखा? सुमेरु पर्वत। वाचक जैसा वाक्य बोलता है तो वाच्य झलकता है। अब वाचक के वाक्य में वाच्यता ना हो तो फिर वाक्य कैसा? अवधान अवधेय संबंध होना चाहिए और व्याप्ति होना चाहिए। अब तुम दृष्टांत दे रहे हो, अब दृष्टांत की व्याप्ति नहीं घटित हो रही है तो दृष्टांत के साथ का दृष्टांताभास। उदाहरण दे रहे हो, उदाहरण की व्याप्ति तो हो घटित। ओ धूम है, कैसे? जैसे कि तालाब। अरे धूम है तालाब क्या है? अरे धूम है कैसे? मानस, रसोई घर। सपच्च सत्य तो हो ना, विपच्च की व्यावृत्ति हो, सपच्च सत्य हो, विपच्च की व्यावृत्ति हो, पच्च धर्मत्व हो, पच्च धर्मत्व हो बालकों के लिए और प्रौढ़ के लिए तथोत्पत्ति, अन्यथोत्पत्ति से काम चलता है। वे गांधी जी न्याय के बहुत प्रिय हैं। तो यथा मेरु पर्वतादिक, जैसे मेरु पर्वतादिक होते हैं, इस पर वाक्य सुनने से सहज योग्यता के आश्रय से ओ बालक। अब यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं? सहज योग्यता, ये 96 सूत्र में कहा था ना, सहज योग्यता। मेरु ये वाक्य है, ये वाचक है, वाचक मैं हूं। मेरु वाक्य और वाच्य पर्वत है। मेरु ये सुना तो वाक्य सुना, वाच्य से, वाचक से। अब वाच्य को आप योग्यता से पकड़ेंगे, सहज योग्यता से आपके ज्ञान में सुमेरु पर्वत आ गया, न कि पानी की बाल्टी आई। पानी की बाल्टी तो सहज योग्यता से वो पानी की बाल्टी दिखेगी आपको,
मेरू नहीं दिखेगा। और पूर्व का जाना नहीं भी है, सुना तो है, वही जाना है। अब चलिए, नया शब्द भी होगा ना, तो उस नए को समझने की कोशिश करोगे, उसका अर्थ को खोजने की कोशिश करोगे आप। कुछ तो आया, कुछ तो आया, तो निर्णय करेंगे आप। अब जैसे गूंगे लोग हैं, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, बहरे हैं, गूंगे भी बहरे भी हैं, तब भी क्षेत्र की प्रत्याशक्ति, जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है ना, वे गूंगे भी हिंदी को ही समझ, ओठों से समझते हैं। जब पशु समझते हैं वे तो मनुष्य हैं। आप सोचते हो ना, ये लोग क्या सोचते हो, किस भाषा में? वे जिस प्रांत के गूंगे हैं उसी प्रांत की भाषा में भी सोचते हैं, हर बात को जानते हैं। आपने यूँ करके वो समझ जाते घर। देखा है दो बालकों को। यदि पागल भी होगा ना, पागल, तो बकवाद भी करेगा ना, तो अपनी भाषा में ही करेगा, जिस भाषा का भाषी होगा। यदि व्यंतर भी लगा होगा ना, कन्नड़ी को व्यंतर लगा तो कन्नड़ी में ही हल्ला करेगा, वो मचाएगा। और हिंदी वाला होगा तो हिंदी बोलेगा, व्यंतर भी। हाँ, समझ गए ना। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ इतना बताना चाह रहे हैं कि सोचिए निसंशय कितनी अज्ञानता लोक में, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि भाई जैसा वाचक वाक्य बोलेगा वैसा वाच्यार्थ होगा, और वाच्यार्थ में बाह्यार्थ भी होगा। तो हे मान पर ज्ञान होता है, उसी प्रकार से सभी ये शब्द से पहले पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, शब्द से पदार्थ का ज्ञान हो। इसलिए शब्द का प्रयोग, भाषा का प्रयोग है क्यों? भावों की अभिव्यक्ति का प्रयोग भाषा में है, ऐसा समझना चाहिए।